अच्छा जी, ये देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबेलो इज़ अ ट्रेडर, हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th April, सो 30th April is the closing date for the business. He maintains a 3-column cash book, ठीक है, एंड अ पेटी कैश बुक, ये दोनों कैश बुक और पेटी कैश बुक दोनों बनवाएगा. द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ $120, तो मतलब पेटी कैश बुक का इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो $120 है, उसकी मैक्सिमम जो उसके पॉकेट में होगा $120 होगा. ऑल पेमेंट्स अंडर $90 आर मेड फ्रॉम पेटी कैश बुक. तो दीज 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सारी पेमेंट जो $90 से कम है वो पेटी कैश से पे करेंगे, और जो $90 से ज़्यादा होंगी वो कैश बुक से पे करेंगे. अब इसमें अगर आप डेडलाइन देख रहे हैं, मतलब $90 बिलो $90, इट मीन्स मैक्सिमम $89 की आप पेटी कैश से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना. $90 की भी अगर पेमेंट होगी तो वो कैश बुक से होगी. सबेलो एट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अप्रैल 2019, ये बिलो आर द ट्रांजेक्शन. अब इस क्वेश्चन में वो आप देख सकते हैं, पेटी कैश बनवाएगा, कैश बुक बनवाएगा, और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन भी है और फिर थ्योरी भी है. तो मैं बारी बारी सॉल्व करूँगा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेटी कैश बुक, और तमाम वो ट्रांजेक्शन जो मैं पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूँगा उसको मैं मार्क कर दूँगा, और कैश बुक वाली अभी रोक लेंगे, उस पर मैं सर्कल कर दूँगा, ठीक है. अब देखें क्या कह रहे हैं. अप्रैल 2019 अप्रैल 1, और देखिए आप ये अमाउंट देख सकते हैं $18. इट मीन्स राइट नाउ दिस पेटी कैश बुक कंटेन्स $18, $18 इसमें हैं, और मैक्सिमम होने कितने चाहिए, $120. इट मीन्स मैंने अभी कुछ ट्रांसफ़र करने हैं, और दिस अमाउंट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द कैश बुक, ठीक है ना. अब वो पहली ट्रांजेक्शन में ये कह रहे हैं अप्रैल 1 पेटी कैश इम्प्रेस रीस्टोर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट. आपने अकाउंट रीस्टोर करना है पेटी कैश बुक का. रीस्टोर कैसे करेंगे, द टोटल मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेटी कैश बुक इज़ $120, एंड राइट नाउ पेटी कैश बुक में $18 है, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू ट्रांसफ़र 102 टू पेटी कैश बुक, और ये 102 आप ट्रांसफ़र करेंगे कैश बुक में से. तो अप्रैल 1 को ही हो रहा है, तो डेट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. कैश बुक से ट्रांसफ़र करें तो क्रॉस रेफरेंस हम लिखेंगे बैंक. जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है वो 102, ठीक है. ये ट्रांजेक्शन हो गई. नेक्स्ट, पेड केनेथ a credit supplier $58. $58 is less than $90, so this I am going to record it in petty cash book. Date is 3rd. डिटेल्स में सप्लायर का नाम लिखेंगे केनेथ. मैक्सिमम जो पे कर रहे हैं वो $58 पे कर रहे हैं. ट्रैवल पोस्टेज नहीं है, ये लेजर अकाउंट्स में जाएगा $58. डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ. एलिजा क्रेडिट कस्टमर पेड इज अकाउंट ऑफ 350, इट मीन्स आई एम रिसीविंग दिस अमाउंट, तो ये मैं कैश बुक में लिखूँगा, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ. पेड फॉर टैक्सी फेयर $14, $14 इज लेस देन $90, सो दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक. तो ये मैंने डाला डेट 11, पेइंग फॉर टैक्सी फेयर, द अमाउंट आई एम पेइंग इज $14. और ये एनालिसिस कॉलम में ट्रैवल में $14 आ जाए, क्योंकि वो टैक्सी फेयर का है. तो ट्रैवल, स्टेशनरी और लेजर अकाउंट में से आपने डिफ्रेंशिएट करना है. देन बॉट स्टेशनरी $24, 15 को 15 स्टेशनरी $24. अब वो स्टेशनरी ट्रैवल में नहीं आएगा, स्टेशनरी में 24 आएगा, ठीक है. इट मीन्स सारे के सारे अमाउंट्स आपने टोटल जो पे कर रहे हैं वो पेड में तो लिखना ही है, साथ में एनालिसिस कॉलम में भी लिखना है. ऑल दीज आर माई एनालिसिस कॉलम, ठीक है. उसके बाद पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक 115, सो दिस 115 इज़ ग्रेटर देन $90, सो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. पेड फॉर बस फेयर, अगेन बस फेयर के लिए पे कर रहे हैं 24, और अमाउंट में पे कर रहा हूँ $9.
तो ट्रैवल में लिख दूंगा मैं 9। सही, यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि $90 से कम की पेमेंट है। देन पेड जनेंगी, क्रेडिट सप्लायर को मैं पे कर रहा हूँ, बट द अमाउंट इज़ 585 विच इज़ ग्रेटर देन $90, सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। अभी यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रिसीव द चेक, अगेन रिसीव द चेक कैश बुक में जाएगा। कैश सेल्स 820, ये भी आपका कैश बुक में जाएगा। ठीक है, तो सारी पेटी कैश बुक की ट्रांजेक्शन हो गई। इसको बैलेंस कर लेते हैं। पेटी कैश बुक को बैलेंस करने का तरीका ये है कि पहले आप टोटल पेड और एनालिसिस कॉलम का सम कर लें। नाउ आप टोटल कर लें टोटल रिसीप्ट का, ये आएगा 120, वही 120 यहाँ लिखे हैं टोटल पेड के नीचे। और इस 120 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 105, तो हमें पता लग जाएगा 120 में से 105 जब आपने पे कर दिए तो रिमेनिंग आपके पास जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं $15। एंड दिस $15 लास्ट डे ऑफ अप्रैल 30 अप्रैल, ये हो जाएगा आपका बैलेंस CD, और ये बन जाएगा अप्रैल मई 1 का आपका बैलेंस BD। यहाँ अमाउंट आ जाएगा और डेट में आ जाएगा 1 बैलेंस BD। ठीक है, तो ये आपकी पेटी कैश बुक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा कैश बुक। अब वो तमाम ट्रांजेक्शन जो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूँ वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। मैंने मार्क इस तरह किए, बस एक ट्रांजेक्शन है जो आपने रीस्टोर किया था, पेटी कैश बुक के अंदर ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम कैश बुक, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन भी कैश बुक के अंदर जाएगी, विच इज़ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कैश बुक का बैलेंसेस देख लें। राइट नाउ अभी आपके पास 2019 अप्रैल 1 को बैलेंस BD कैश में 250 है एंड योर बैंक इज़ ओवरड्राफ्ट 1119। ठीक है, नेगेटिव है। अब इसको मार्क कर लें। दिस इज़ योर रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसीट साइड को हम डेबिट साइड भी कहते हैं, और इधर हम तमाम वो ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जिससे बैंक और कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। एंड दिस इज़ माई पेमेंट साइड, इसको क्रेडिट साइड भी कहते हैं, और इधर मैं तमाम वो ट्रांजेक्शन लिखता हूँ जिससे मेरा बैंक और कैश का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है बेटा, चलें। फर्स्ट आपने ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, पेटी कैश बुक के अंदर ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो जब बैंक से ट्रांसफ़र किया इट मीन्स बैंक की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन अप्रैल 1 लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस रेफरेंस में आपने कहाँ ट्रांसफ़र किया, पेटी कैश, तो पेटी कैश लिखते हैं। अब ट्रांसफ़र कितना किया था हमने पेटी कैश में, 102, तो 102 आप बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इट मीन्स 102 से मेरा बैंक डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एलिजा क्रेडिट कस्टमर पेड इज अकाउंट ऑफ $350 बाय बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र मतलब बैंक के थ्रू कस्टमर मुझे पे कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। मैं उसको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, $350 मल्टीप्लाई बाई 2% $7, और आफ्टर डिस्काउंट की पेमेंट आएगी 350 माइनस 7 इज़ 343। आई एम रिसीविंग 343, मैं रिसीव कर रहा हूँ। मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड पे देखें बैंक के लिखा अप्रैल 8, कस्टमर नेम इज़ एलिजा, डिस्काउंट में उसको दे रहा हूँ $7 का एंड रिसीविंग 343। ठीक है, उसके बाद 19 पे जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक 115। ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू पे कर रहा हूँ, बैंक की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 19 को।
ऑफिस एक्सपेंसेस डिटेल्स में लिखा 115, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 115, कैश से करते तो कैश के कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट इज 27, पेड जिनेंगी या क्रेडिट सप्लाई 585, मैं पे कर रहा हूँ 585 का बाय चेक बैंक के थ्रू, इट मीन्स मेरा बैंक डिक्रीज़ हो रहा है 585 से, और इस पर मैं डिस्काउंट डिडक्ट कर चुका हूँ 2.5%, सही है। सो दिस मीन्स कि इफ़ दिस 585 इज़ आफ्टर डिस्काउंट तो इसकी परसेंटेज जो होगी वो होगी 97.5, सही है, क्योंकि मेरा डिस्काउंट था 2.5 का। टोटल पेमेंट होती है 100% में से आपने 2.5% माइनस किया तो पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट इज़ 97.5, सही है। अब आप डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, $585 इज़ 97.5%, तो इसको 97.5 से डिवाइड करके 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा विच इज़ $15। तो मैं जिनेंगी को पे कर रहा हूँ, मतलब मेरा बैंक डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 27, मैंने 27 लिखा। सप्लायर जिसको मैं पे कर रहा हूँ जिनेंगी, डिस्काउंट जो मैं रिसीव कर रहा हूँ वो है $15 का एंड आई एम पेइंग 285, बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। देन रिसीव्ड अ चेक $100 फ्रॉम अ टेनेंट फॉर रेंट, बैंक इंक्रीज़ होगा मेरा क्योंकि चेक रिसीव कर रहा हूँ $100 का टेनेंट से, तो 28, और मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ तो रेंट रिसीवेबल लिख सकते हैं आप, टेनेंट का नाम भी नहीं है, एंड आई एम रिसीविंग $100 बाय चेक, तो बैंक के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कैश सेल्स 820 ऑफ विच 800 वॉज पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। कैश सेल्स मींस मैंने इन्वेंट्री सेल की और इमीडिएटली मुझे उसके अगेंस्ट में पैसे रिसीव हो गए, और वो पैसे मैंने क्या किया, 800 टोटल सेल्स थी $820 की, उसमें से 800 मैंने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवाया और $20 मेरे पास कैश अवेलेबल है, मतलब पैसे जो रिसीव हुए टोटल 820 हुए, और उस 820 में से $20 मैंने डाला है कैश में और बाकी 800 मैंने जमा करा दिया अपने बैंक में, तो आपका कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है और बैंक भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों के डेबिट साइड पे आएगा। 29 कैश सेल्स या सेल्स लिख सकते हैं, $20 आपका कैश इंक्रीज़ हो रहा है, $800 से आपका बैंक इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ इट, सारी ट्रांजेक्शन्स लिखनी है। अब टाइम है इसको बैलेंस करने का। कैश बुक को बैलेंस 3 कॉलम कैश बुक को बैलेंस करने का तरीका ये, फर्स्ट यू नीड टू टोटल ऑल ऑफ योर डिस्काउंट कॉलम, जितने भी डिस्काउंट कॉलम है उनको सिर्फ टोटल करना है, बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ टोटल करके लिखना है। डिस्काउंट अलाउड का टोटल आ रहा है $7, दैट्स इट, और डिस्काउंट रिसीव का टोटल आ रहा है $15, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट के कॉलम टोटल करने के बाद कैश को बैलेंस करते हैं, क्योंकि कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, एंड द सम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ $270। वही 270 आप यहाँ कॉपी करेंगे और इसकी 270 में से ऊपर कैश में जो भी लिखा हुआ है माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ 270 में से 0 माइनस होगा, आंसर आएगा 270, एंड दिस इज़ माई बैलेंस CD फॉर कैश, एंड दिस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस BD इन द मंथ ऑफ मे, सही। अब हम बैलेंस करेंगे अपने बैंक को, और बैंक की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट साइड का सम कर लें 1119 प्लस, सॉरी ये पेमेंट में लग रही है, दिस शुड बी 585, क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 1921, वही 1921 आपने यहाँ लिखा और इसमें से सारी चीज़ें माइनस करते हैं। डेबिट साइड पे जो लिखी हुई है -343 -100 -800, the difference is 678 and this 678 is the closing balance of the bank.
और ये मे का आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपने पेटी कैश बुक भी कर ली, या आपने कैश बुक भी कर ली। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सेबेलो बैंक स्टेटमेंट शोड एंड ओवरड्राफ्ट 1118। उसको बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई है जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1118 का नेगेटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस। On 30th April 2019, he found that the bank had not recorded the transaction entered in the cash book or bank column of the cash book on the following date। ये अप्रैल 19, 27, 28, 29 की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं की। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं। 19, 27, 28, 29। 19 पे ये ऑफिस वाली नहीं की ये ट्रांजेक्शन, उसके बाद 27 वाली भी नहीं की, जनिंगी को जब हमने पे की है, और उसके बाद 28 वाली भी नहीं की, रेंट जो रिसीव हुआ है टेनेंट से, और उसके बाद 29 वाली भी नहीं की। मतलब ये जो कैश सेल्स हुई हैं, लेकिन कैश सेल्स का सिर्फ 800। ठीक है, अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेरी अनप्रेजेंटेड होंगी और कौन सी अनक्रेडिटेड होंगी। तो उसका आसान तरीका ये है, तमाम वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखी हैं और वो बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है, उनको बैंक रिकन्सिलिएशन में जब हम लिखेंगे वो मेरी होती हैं अनप्रेजेंटेड। मतलब मैंने पेमेंट की है लेकिन वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुई होंगी। और जो डेबिट साइड पे हैं उनको मैं कहता हूँ ये है मेरी अनक्रेडिटेड। ठीक है, जो मेरे अकाउंट में जिनको क्रेडिट हो जाना चाहिए था, मतलब मेरा अकाउंट इंक्रीज हो जाना चाहिए था लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुई। ठीक है ना, अब इनको मैं बैंक रिकन्सिलिएशन में कैसे रिकॉर्ड करूँगा वो देख लें। अच्छा, उसके बाद द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 240 फॉर सेबेलो होम इंश्योरेंस विच शुड हैव बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। अब देखिए एक एरर भी है, बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट शो हो रहा है, डेबिट मतलब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट को डिक्रीज़ किया है $240 से मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट को, जो कि थी मेरी होम इंश्योरेंस, और मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे बिज़नेस के बैंक अकाउंट को डिक्रीज़ कर दिया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए मैं वापस बिज़नेस के बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ करूँगा, और जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो इसको भी मैं ट्रीट करूँगा क्योंकि बैलेंस इंक्रीज़ करना है वापस, तो इसको मैं ट्रीट करूँगा अनक्रेडिटेड की तरह। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब आपने बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी है, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि बैंक रिकन्सिलिएशन इधर से इस वाले फॉर्मेट से शुरू हो, तो मैं नॉर्मली अपनी तरीके से शुरू कर सकता हूँ। जो बैंक का बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो मुझे बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों की तरफ से मिली है उसका जो बैलेंस शो हो रहा है वो है 1118। सही, लेकिन वो नेगेटिव है, ये याद रखना है, वो नेगेटिव है। ठीक, अच्छा, अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैं शुरू करता हूँ तो उसका फॉर्मेट ये होता है कि मैं ऐड करता हूँ अपने अनक्रेडिटेड चेक्स, सही, जिनसे मुझे लगता है कि मेरा बैलेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, और मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अब अनक्रेडिटेड कौन कौन से हैं वो देख लें। एक तो ये जो आपका एरर था ये है अनक्रेडिटेड, तो इसको मैं बोलूँगा बैंक एरर। $240 का पीछे देखें अनक्रेडिटेड दो थे, 28 और 29 को। 28 रेंट वाला था,
$100 का। उसके बाद कैश सेल्स थी 800 की। ठीक है बेटा, तो इन सबको प्लस कर दें, इस 1140। अब देखिए होगा क्या, ऊपर वाली फिगर जो है नेगेटिव में है और नीचे वाली फिगर प्लस हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस होंगे और आंसर -1118 प्लस 1140 22 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब अनप्रेजेंटेड कौन कौन से हैं जो यहाँ क्रेडिट साइड पे थे? एक ऑफिस एक्सपेंस 115 का और एक जिनेंगी को जो पेमेंट की है 585 की। इन दोनों को सम कर लें, 700। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 22 में से 700 माइनस होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा 678 नेगेटिव। दिस शुड बी माई बैलेंस एज पर कैश बुक, मैच करना चाहिए। और मेरे कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस आ रहे हैं 678, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे बिजनेस का बैलेंस क्रेडिट साइड पे चला गया और बैंक वालों के लिए नेगेटिव तब होगा जब वो डेबिट साइड पे, और ये ऐसा ही है।